ये पहला क्वेश्चन क्या है कि वेग v बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकंड द्वारा दिया गया है। t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण निकालना है। सही है, 5 सेकंड पर कण का त्वरण। यहां पर वेग दिया है, वेग पूछा है त्वरण। सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे, त्वरण का समीकरण निकालेंगे और फिर त्वरण का समीकरण निकालने के बाद उसमें t का मान 5 रख देंगे। यदि आप मुझसे ये कहते हैं कि t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग, तो यदि t बराबर 5 सेकंड पर आप कण का वेग कहोगे तो चूंकि वेग का समीकरण दिया हुआ है और आप वेग ही पूछ रहे हो तो मैं t का मान बस 5 रहा था। 5 के स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 और 5 3 15, 60 में 15 के 45। तो यानी t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग आता 45 मीटर पर सेकंड। लेकिन दिया हुआ वेग का समीकरण हमसे पूछा है त्वरण का समीकरण। आपने ये पढ़ा है क्या कि यदि आपको विस्थापन दिया हो, विस्थापन मान लीजिए x है, तो वेग कैसे निकालेंगे आप? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, dx अपॉन dt। सही है, ये हमने अवकलन किया है। हाँ सही कहा आपने। जैसे आपने पढ़ा है कि वेग बराबर विस्थापन बटे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये तो पढ़ा है कि वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, वो वेग आ जाएगा। यहां पर डेल्टा x होता है पूरे समय अंतराल में कितना वेग परिवर्तन हुआ। सही है, डेल्टा x पूरा। जैसे मान लीजिए प्रारंभ में वेग था 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड, तो टोटल वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 20 और बटे 5, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ये वेग हो गया। यहां पर अब हमें, यहां पर डेल्टा एक्स क्या है कि एक बड़ा पूरे दिए गए समय अंतराल के अंतर्गत वेग परिवर्तन, वो विस्थापन। यहां पर डी होता है स्मॉल सूक्ष्म परिवर्तन, dx। dx क्या है? सूक्ष्म परिवर्तन। और dt क्या है? समय में सूक्ष्म परिवर्तन। अब तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय आ गया। यदि मुझे कहा जाए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन बटे समय। अब इस परिवर्तन के लिए मैंने बस डी लिख लिया, डी मतलब डिफरेंस, अंतर। तो वेग परिवर्तन बटे समय, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये जो हम इसे बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, इसे बोलते हैं जैसे अवकलन। यदि मैं x का अवकलन कर दूं dx अपॉन dt, सही है, d अपॉन dt x का अवकलन कर दूं, क्या जाएगा? वेग। यानी विस्थापन का अवकलन करने पर वेग और वेग का अवकलन करने पर त्वरण आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अब देखिएगा, अवकलन का केवल आप एक ही समीकरण, एक ही फॉर्मूला याद रखिए बस, छोटा सा। क्या है फॉर्मूला? कि d अपॉन डी एक्स एक्स की घात n बराबर, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो केवल x के पद का ही हम अवकलन कर सकते हैं। बाकी यदि और कुछ होता है इसके साथ तो उसको बाहर ले लेते, उसको कांस्टेंट मानते। सही है। अब जब इसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन कर रहे हैं, x की घात n का, तो घात को आगे लिख लेते हैं, n x की घात, और इस घात में से एक कम कर दो, n माइनस 1, n x की घात n माइनस 1। ये हुआ x का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एक ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। यदि देखिए जिसके सापेक्ष, नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन करूंगा केवल उसी पद का ही अवकलन किया जाएगा। सही है।
जैसे मैंने आपसे कह दिया डी अपॉन डी टी 4t², तो केवल t² का अवकलन करूंगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 डी अपॉन डी टी t², और बताइए t² का अवकलन कितना होगा, 2t, घात को आगे रखूंगा t, और घात में से एक कम करूंगा तो 2 में से 1 गया, 1 t बचेगा, कितना आ गया 8t। क्लियर है? यदि इस तरह होता कि d अपॉन डी टी 3t³ प्लस 8t² प्लस 7t प्लस 10, मान लीजिए इतना है, प्लस में आ गए, तो हर एक पद का अलग अलग अवकलन किया जाएगा, इसका अवकलन अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। सही है? क्योंकि यदि मैं पूरे के आगे डी अपॉन डी टी था, ये डी अपॉन डी टी का अंदर गुणा कर दूं तो डी अपॉन डी टी ये प्लस डी अपॉन डी टी ये प्लस डी अपॉन डी टी ये प्लस डी अपॉन डी टी ये। सही है? जब मैं इसका अवकलन करूंगा, 3 तो है ही है बाहर, किस अब t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो t³ का करूंगा, कितना आएगा 3t² प्लस 8 बाहर और t² का 2t। सही है? प्लस 7 बाहर, t का हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि t की घात कितनी है, 1 को आगे कर लूं और 1 में से 1 गया 0, किसी की भी घात 0 कितनी होती है, तो 1। तो t हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t का ही कर रहे हैं तो 1 आता है। और वैसे भी सोचो dt अपॉन dt तो 1 ही हो गया। यदि मैं आपसे कह दूं dt बटे dt तो 1। सही है? और 10 कांस्टेंट है, सर t नहीं है, जब t नहीं है तो ये 0। ये इसका 9t² प्लस 16t प्लस 7, ये इसका क्या हो गया अवकलन। ठीक है? अच्छा जी, बिल्कुल इसी को इस क्वेश्चन में लगाइए। आपको वेग दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं त्वरण का फॉर्मूला लिखाऊंगा, सही है, और फिर वहां पर t बराबर 5 रख दूंगा। जैसे वेग दिया है, त्वरण निकालना है, क्या करूं, अवकलन कर दूं। सही है? त्वरण निकालने के लिए किसका अवकलन कर दूं, वेग का, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्योंकि त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। सही है? तो a बराबर क्या होगा, dv अपॉन dt, d अपॉन dt, और वेग का समीकरण क्या है, 2t² माइनस 3t प्लस 10। a बराबर इसका अवकलन करूंगा, इसका अब 2 तो बाहर, t² का अवकलन 2t, घात आ गई, माइनस 3t का अवकलन 1, और 10 का अवकलन तो 0। सही है? कितना गया 4t माइनस के 3, ये आ गया अवकलन का समीकरण। अब कितने समय पर चाहिए आपको, 5 सेकंड पर, तो t का मान 5 लगा दो, t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण। अब a बराबर 4 × 5 माइनस 3, 5 चौक 20, 20 में से 3 गए 17, तो t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण कितना आएगा, 17 मीटर पर सेकंड। ये तरीका है। सही है? अब इसको आप करें। अब देखिए, यदि आपको इसमें विस्थापन दिया होता और त्वरण पूछा होता, पता है क्या करते हैं, इसमें आप 2 बार अवकलन करता। पहले मैं विस्थापन का अवकलन करता तो वेग आता, फिर जो वेग का अवकलन करता तो त्वरण आता। सही है? और 2 बार अवकलन करता। जैसे देखिएगा, मैं एक अपने तरफ से बताता हूं। यदि मैंने आपसे ये कह दिया, देखिए अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं, कि किसी कण का विस्थापन समय t पर 4t² प्लस 3t प्लस 6 है,
अब सोचिए, आपने कहा इसका त्वरण बताइए, t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण। एक मिनट समझिए पहले, t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि वेग पूछोगे, यदि इतना कह दूं आपसे कि t बराबर 4 सेकंड पर वेग तथा त्वरण, मान लो दोनों निकालने हैं, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस विस्थापन का पहले अवकलन किया मैंने, तो वेग आएगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका करिए आप, यदि डायरेक्ट करें घात आ गया 4 दूनी 8t प्लस 3 और t का 1, सही है, और 6 का 0, डायरेक्ट हो गया एक लाइन में ही। अच्छा, t बराबर 4 सेकंड पर वेग 8 गुणा 4 प्लस 3, 8 चौक 32 और 3 35 मीटर पर सेकंड, सही है। और यदि अब वेग तो आ गया 4 सेकंड में, वेग कितना है 35, लेकिन पूछा जाए त्वरण कितना होगा, तो मुझे वेग का फिर तो अवकलन करना पड़ेगा। एक बार अवकलन कर दो, a बराबर dv अपॉन dt। इस वेग का यदि आप अवकलन करें कितना आएगा 8, क्योंकि t का तो 1 और 3 का 0, तो 8 आ गया। अब मैंने कहा ये बताओ, ये त्वरण आ गया 8, 4 सेकंड पर त्वरण कितना होगा 8। अब आप यहां पर t बराबर 4 पर पूछो, चाहे t बराबर 6 पर पूछो, चाहे t बराबर 10 पर पूछो, क्यों? क्योंकि त्वरण के फॉर्मूले में t आ ही नहीं रहा है, तो t रखेंगे क्या यहां पर? इसका मतलब क्या, त्वरण नियत है। इसका अर्थ हो गया कि त्वरण क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चल रही है। क्या और क्या, विस्थापन का अवकलन किया, वेग आ गया, और वेग का अवकलन किया, त्वरण आ गया। क्या कहता, यदि विस्थापन दिया हो, त्वरण पूछा हो, तो आपको 2 बार अवकलन करना पड़ जाएगा। क्लियर है? यदि इसमें t का पद आ रहा होता तो मैं यहां t का मान रखता, चूंकि यहां t है ही नहीं, सही है। और मान लीजिए, एक बार सुनिए, एक बार रुकना, यदि ऐसा होता, मान लो यहां पर t की घात 3 होती, यहां t की घात कुछ होती, ये t की घात 3 होती, तो इसमें t की घात 2 बचती, और जब वेग का अवकलन करता तो उसमें t की घात 1 बचती, घात 1 कम होती जाती है, फिर आप इसमें t की घात उसमें रख सकते थे। अब यदि यहां पर t की घात 1 होती, विस्थापन में t की घात 1 होती, तो जब वेग निकालता तो t आता ही नहीं। उसका अर्थ क्या होता कि वेग नियत है, और फिर जब वेग नियत आता, वेग कोई अंक आता, और फिर उसका त्वरण करता तो 0 आता। उसका अर्थ होता कि त्वरण 0 है। बात सही है? देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण के कौन से कोण पर क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई बराबर होंगे? देखिए प्रक्षेपण के कौन से कोण पर क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई बराबर होते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे क्षैतिज परास क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, तभी तो आप उसमें वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए प्रक्षेपण होता क्या है, हम यदि किसी पिंड को यहां से फेंकें क्षैतिज से किसी कोण पर, पिंड धीरे धीरे ऊपर उठेगा, अधिकतम ऊंचाई पर गया, और अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद फिर ये नीचे आना शुरू होगा, अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद फिर ये आना वापस शुरू होगा। जैसे क्रिकेट के मैच में बाउंड्री पर कोई प्लेयर हो, फेंकता है विकेट कीपर के पास सीधे बॉल, तो इस तरह से फेंकता है, तो इस तरह बॉल आई, और इस तरह। अब यहां से यहां तक जिस ऊंचाई से छोड़ा गया है
जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट की सीध तक, यहां पर क्षैतिज दिशा में उसी पॉइंट की सीध तक जितना समय लगता है, ये जो पूरा जितना समय लगा, इस पूरे समय को कहते हैं प्रक्षेपक का उड्डयन काल। प्रक्षेपक का उड्डयन काल। उड्डयन काल का फॉर्मूला T बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। u कितने वेग से फेंका है, थीटा कितने कोण पर फेंका है, और जी है गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, इसके बाद पिंड अधिकतम, पिंड अधिकतम यहीं तक तो गया है। क्षैतिज से इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, इसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई h। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है। और पिंड यहां से फेंका गया है और यहां तक आया है, ये जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं क्षैतिज परास। कौन सी दूरी? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का फॉर्मूला है क्षैतिज परास R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। प्रक्षेपक यही तीन होते हैं, प्रक्षेपक का उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास। अब क्या पूछा है, प्रक्षेपण के कौन से कोण पर क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होते हैं? बराबर होंगे कौन सी दो चीज? क्षैतिज परास और क्षैतिज परास R और अधिकतम ऊंचाई h बराबर होंगे। सही है, तो R बराबर h। यहां से हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे। हमसे तो कोण पूछा है, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, R का मान u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटे जी। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। सही है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। सही है। अच्छा, 2 को ऊपर कर दो, 2 तो नहीं 4, 4 बराबर टेन थीटा। अब एंगल किस रूप में दे रखा है देखिएगा, एंगल के देखिएगा मान दे रखे हैं। मान क्या क्या हैं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, देखिए यहां पर ए ऑप्शन 75.58 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री 58 मिनट, बी 76 डिग्री 52 मिनट, सी 75 डिग्री 6 मिनट और डी 72 डिग्री 5 मिनट। अब जरा से गौर करें, ऐसा तो कहीं आपने पढ़ा ही नहीं होगा। इतने मान पढ़े हैं कि tan 76 डिग्री 52 सेकंड की वैल्यू क्या होती है, tan 75 डिग्री 6 मिनट की वैल्यू क्या होती है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। एक काम करते हैं, अब दे रखा है तो क्या करें, tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। tan थीटा बराबर 4। tan थीटा का मान 4 कब होता है? सही है। आप बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू √3। √3 का मान कितना है?
1.732 सही है। अच्छा 1060 का मान हमें मालूम है, और 1090 का मान, 1090 का मान अनंत होता है। अब सोचो आप 1075 का मान कैसे निकालेंगे? आप एक काम करिए, 1075 का मान बताओ। ये पेपर में देता है, पता क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में पता नहीं क्यों नहीं दे रखा है, नहीं तो साइड में दिया होता है कि 10 75.58 बराबर 4, 10 76.52 बराबर 4, तो ये दे रखा होता है साइड में। इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो एक काम करते हैं, 1075 का मान निकालो आप। 1075 का मान कितना? चलो 10 45 प्लस 30, 10a प्लस b, 10a प्लस 10b, 10 75 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 45, 10 30, 10 45 के लिए 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसका एलसीएम रूट 3, तो रूट 3 प्लस 1 और नीचे रूट 3 माइनस 1, फिर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3 प्लस 1 का ऊपर गुणा रूट 3 प्लस 1 का नीचे, ये हो जाएगा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, चलो a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर कितना हो, रूट 3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर और 2 रूट 3, 3 और 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3 और उसमें 2 को मनाया जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस रूट 3, और 2 प्लस रूट 3 कितना होता है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 1.732, 3.732, इतना बड़ा, यानी 1075 का मान आया 3.732, हमें चाहिए मान कितना 4, हमें मान चाहिए 4, यानी 1075 से तो बड़ा होगा। अब आप सोचिए 1060 में कितना था मान इसका 3.732, ये भाई ऐसे तो दिक्कत है। आप पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यही सॉल्व करते रह जाओगे, ये इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में पेपर में जरूर दिया होगा, इसमें पता नहीं इसमें क्यों नहीं दे रखा है। पेपर यदि होगा कि 2019 का तो देखना उसमें दिया है कि नहीं दे रखा, कि वैल्यू दे रखी होगी। ये 75 देखिए 75 डिग्री 58 मिनट, 75 डिग्री 6 मिनट, इतनी लगभग में वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा ऐसे, सही है। नहीं तो अंतर होता ज़्यादा तो निकाल सकते थे। यहाँ तक तो ऐसे ही करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि tan थीटा बराबर 4, तो ज़्यादा से ज़्यादा थीटा बराबर tan इनवर्स 4, इस तरह से क्वेश्चन देना चाहिए था आंसर कि tan कितना कौन, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट वैसे तो नहीं निकालेंगे। क्लियर है? ओके, दाना तो नहीं है? देखिए अब तीसरा क्वेश्चन, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, द्रव्यमान है तीसरा क्वेश्चन, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्यरत है, बल है 1 न्यूटन। तो वस्तु में प्रेरित त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण ए आपने पढ़ा है F बराबर एम ए, तो ए बराबर बस F बटे एम, बल तो 1 न्यूटन, ये ग्राम है, इसको बदला किलोग्राम में, 10 की पावर माइनस के 3 kg, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग करूंगा। अच्छा, F है 1 न्यूटन, द्रव्यमान 10 की घात माइनस 3, 10 में माइनस 3 ऊपर गया, 1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
1 × 10³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये। अच्छा चौथा देखिए, एक AMU तुल्य है, एक AMU द्रव्यमान के मापने की इकाई है, एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसके द्वारा परमाणु, नाभिक, इनके द्रव्यमानों को तोला जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ये कह रहे हैं एक AMU किसके तुल्य है, एक AMU किसके तुल्य है, यानी कितनी ऊर्जा के तुल्य है। तो याद रखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = mc²। m का मान मैं रखूंगा एक AMU, इसको बदलूंगा उसमें किलोग्राम में, और फिर मैं यहां पर C प्रकाश की चाल रखूंगा। तो ये सॉल्व करके पूरा आता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डायरेक्ट याद रखें कि एक AMU इतनी ऊर्जा के तुल्य होता है, सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट, एक मिनट, जो छोटे लगातार कर रहे हैं। पांचवा, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की SI इकाई। ये बताओ, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक पढ़ा है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम अपने हाथ को रगड़ें तो हाथ गर्म हो जाता है, यानी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हुआ। जितना ज़्यादा हाथ रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा हाथ गर्म पड़ेगा, यानी कि कार्य ऊष्मा के अनुपाती है, W ∝ Q। सही है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक W ∝ Q। और प्रपोर्शन को जब बराबर करूंगा तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, W = JQ। सही है, और J को हम कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। सही है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। और इस ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक में W लिया जाता है जूल में, और ये Q ऊष्मा ली जाती है कैलोरी में। सही है, तो इसको J बराबर क्या हो गया? W/Q। यदि तो मैं पूछूं इस ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, सॉरी ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा? तो W का मात्रक क्या है? जूल, और ऊष्मा का कैलोरी, जूल प्रति कैलोरी। सही है, इसका जो मान होता है, यदि J का मान लगाएं हम, J का मान होता है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। मात्रक हो गया जूल प्रति कैलोरी। यदि कभी पूछ ले कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है, 4.18 जूल प्रति कैलोरी। जूल पर कैलोरी का मतलब क्या है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये क्वेश्चन पूछ ले कि 1 कैलोरी कितने जूल के तुल्य होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये फिक्स है, दिया होगा। ये तो जूल नियतांक है, कांस्टेंट है। अगला इसको उतार लिया पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है? 125 मीटर की नदी के ऊपर पुल से, ये क्वेश्चन ये है कि 125 मीटर ऊंची एक नदी, 125 मीटर
ये नदी नीचे रही है, 100 नदी से 125 मीटर ऊपर किसी बिंदु से, पुल से 125 मीटर ऊपर पुल से एक गेंद को छोड़ा जाता है। यहां से एक गेंद को हमने छोड़ दिया, इसमें लिखा है फेंका जाता है, गलत है, छोड़ा जाता है। सही है, एक गेंद को तो छोड़ा, 3 सेकंड पश्चात दूसरी गेंद को सीधा फेंका जाता है। दूसरी गेंद को कितना फेंका गया? सीधा, स्थिर एकदम। कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद। सही है, आइए क्या करें, दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए जिससे दोनों पानी की सतह पर एक साथ टकराएं? कितने वेग से इसको यहां से फेंकूं? सही है, कि जब ये टकराए यहां पर और तभी ये दूसरी गेंद टकराए यहां पर। आएगी तो इस तरह ही, लेकिन दूसरी गेंद को फेंका कितने सेकंड बाद है? 30 सेकंड। ये बताइए, यदि पहली गेंद को यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड लगे तो दूसरी गेंद को यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगेंगे? क्या कह रहे हो? 3 सेकंड बाद 7 सेकंड, 7 सेकंड लगेंगे। अच्छा जी, अब जरा गौर करिएगा, पहले जब किसी पिंड को हम मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। सही है, तो जब प्रथम गेंद के लिए u का मान 0 है, पहली गेंद के लिए u का मान 0, और पहली गेंद के लिए जब पहली गेंद यहां से यहां तक आ गई, कितनी दूरी गिरी है ये? 125 मीटर। फॉर्मूला दो आप, H बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। H का मान है 125, जब हमने गेंद को छोड़ा है तो u का मान 0। अच्छा, u का मान 0, और जब u का मान 0 तो 0 इंटू 2 0 हो गया, हाफ g का मान 10 और टी स्क्वायर 2 पंजे 10, टी स्क्वायर बराबर 5 से 25 और टी बराबर, अब देखिए 3 सेकंड पश्चात ये कह रहा है 3 सेकंड बाद दूसरी गेंद को सीधा फेंका जाता है। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक कर गए हैं, दूसरी गेंद को ऐसे ही फेंका जाता है, ऐसे ही फेंका गया। लेकिन देखिएगा, पहली गेंद को तो मैंने ऐसे फेंका और दूसरी गेंद को ऐसे फेंका वेग से, यानी पहली गेंद का तो प्रारंभिक वेग 0 था, लेकिन दूसरी गेंद का तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं था। उसको तो मैंने कुछ वेग दिया है, इस तरह फेंक रहा हूं ना, क्योंकि इस दूसरी गेंद को 3 सेकंड बाद फेंक रहा हूं तो, और चाहता हूं कि दोनों पहुंचे एक साथ ही। जब एक साथ पहुंचेंगी, सही है, तो पहली गेंद जो दूसरी गेंद को फेंका है वो किसी वेग से फेंकनी चाहिए। अब पहली गेंद कितने समय पहुंची? 5 सेकंड। तो बताओ दूसरी गेंद कितनी देर में पहुंची होगी? 2 सेकंड में। सही है, तो दूसरी गेंद के लिए समय कितना हो गया? 2 सेकंड, और दूसरी गेंद भी उतरेगी कितना? 125। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, दोबारा से फॉर्मूला, H बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। H का मान 125, u निकालना है कितने वेग से फेंका है, तो u t का मान 2, हाफ g का मान 10 और t कितना लाऊंगा? 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 125 बराबर 2u प्लस 20, 2u बराबर 125 से 20 गए 105 और u बराबर 105 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4,
52.5 मीटर पर सेकेंड। यदि दूसरी गेंद को इतने वेग से फेंकूंगा तब जाकर ये दोनों गेंदें एक साथ उस नदी में जो पानी है उस पर एक साथ टकराएंगे। सही है। आप देखें तो जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये ऑप्शन एक भी नहीं है। सही है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, क्वेश्चन में तो दे रखा है 3 सेकंड पश्चात। सही है। और आंसर निकाला गया है 2 सेकंड बाद के हिसाब से। सही है। ये पहली गेंद को फेंका और 2 सेकंड बाद दूसरी गेंद को फेंकूं तो बताओ, पहली गेंद को आने 5 सेकंड लगा, 2 सेकंड बाद दूसरी गेंद को फेंका है तो दूसरी गेंद कितने समय पहुंचेगी? 3 सेकंड में। और जब 3 सेकंड में पहुंचेगी तो यहां पर फिर मैं टी का मान कितना लगाऊंगा? 3 लगाऊंगा। और जब 3 लगाऊंगा देखिएगा, सही है, 3 का वर्ग 9, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 125 में 45 गए 80, ये आ गया 80, सॉरी 80 बराबर 3u और u बराबर 80/3, 3 दूनी 6, 3 6 18। ये आंसर डी मिल रहा है। अब यदि मैं क्वेश्चन को पढ़ूं आप क्या कहोगे? तो क्वेश्चन जो लिखा है 3 सेकंड पश्चात दूसरी गेंद को फेंका जाता है। जब 3 सेकंड पश्चात फेंका जाता है तो इसको कितना समय लगा होगा पहुंचने में? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के हिसाब से तो आंसर पहला लाना सीधा। देखिए सॉल्व कर रखा है यहां पर 2 सेकंड के हिसाब से कि 2 सेकंड पश्चात फेंका जाएगा। जब 2 सेकंड पश्चात फेंका जाएगा तो समय कितना लगेगा? 3 सेकंड। बात सही है। तो ये नहीं है कि कोई आप जैसे रटे, आपने जैसे निशान लगा रखा है इस बुक में। अब यदि पूछा जाए भाई निकाल के दिखाना जरा, जो क्वेश्चन की भाषा है उस हिसाब से ये आंसर निकाल के दिखा दो, आप नहीं आएगा। तो ये नहीं कोई रटा हुआ कि हमने रट लिया कि हमने तो 5 साल के अनसॉल्व रट लिए साहब, हमें तो हर क्वेश्चन बोलते ही आप हम आंसर बता देंगे। तो रटे ना, अंक बदल गए तब तो नहीं कर पाओगे, तब तो निकालना ही पड़ेगा। अब 57, यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। सही है। तो ये याद रखें कि हम टेम्परेचर कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटता है। अगला, एक गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या दी जाती है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ये बताइएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा PV बराबर nRT। सही है। ये है, यदि इसको हम पढ़ें आदर्श गैस समीकरण। सही है। यहां पर n होता है मोलों की संख्या। सही है। और R होता है गैस नियतांक। एक और फॉर्मूला है PV बराबर nKT। सही है। यहां पर फॉर्मूला वही है, ये भी आदर्श गैस समीकरण का ही है। यहां पर n होता है अणुओं की संख्या और K होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। सही है। तो आपको अणुओं की संख्या दे रखी है कि मोलों की संख्या दे रखी है, सबसे पहले तो ये देखना है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है गैस के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब क्या है कि V बराबर ए। अब देखिए एकांक आयतन में क्या पूछ रहे हो आप
अणुओं की संख्या किस समीकरण से दी जाती है? अणुओं की संख्या पूछ रहे हो तो बताइए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये कि ये वाला सही है। तो पीवी बराबर एन के टी और वी का मान कितना है 1, तो एन बराबर क्या हो गया पी बटे के टी हो गया। ये ऑप्शन है आपका। यदि आप ये कहते कि एकांक आयतन में मोलों की संख्या तो मैं ये लगाता, तब आंसर आता पी अपॉन आर टी। क्लियर है? ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है मोल के लिए और ये है अणुओं के लिए। नेक्स्ट सी पी, ये क्वेश्चन है अब आपका नवा। सी पी सी वी और आर में क्या संबंध है? तो याद देखिए सी पी सी वी तथा आर में संबंध सी पी सी वी और आर में संबंध सी पी सी वी ये होती हैं विशिष्ट ऊष्माएं, इनका अनुपात, इनका मान होता सी पी माइनस सी वी बराबर आर। ये संबंध है, इसे कहते हैं, आपने इंटर में पढ़ा होगा मेयर का सूत्र। पढ़ाइए मेयर का सूत्र सी पी माइनस सी वी बराबर आर। तो यही रिलेशन है सी पी माइनस सी बराबर आर। नेक्स्ट 60 मतलब 10वां, अगला है एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि इसकी लंबाई 4% बढ़ जाती है? लंबाई में कितनी वृद्धि? लंबाई में प्रतिशत वृद्धि डेल्टा एल बट्टे एल गुणा 100 बराबर 4%। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? कह रहे हैं आवर्तकाल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला देखो, सरल लोलक की आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बट्टे जी। यहां पर हमें किसमें चाहिए परिवर्तन? आवर्तकाल में। तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन, आवर्तकाल में, तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन होगा डेल्टा टी बटे टी गुणा 100 बराबर 2 पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। जी में प्रतिशत परिवर्तन तो कुछ नहीं दे रखा, तो जी को भी छोड़ दो। क्या बचेगा? एल अंडर रूट एल बचेगा। सही है, अंडर रूट एल का मतलब क्या है? एल की घात 1/2। तो जो घात है उसको तो आगे कर लो, 1/2 घात आ गई। अब बचा एल और ये हो गया डेल्टा एल बटे एल गुणा 100। लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 4, तो 1/2 गुणा 4%, तो 4 में 2 का भाग कर दो, कितना आ गया? तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन होगा 2% का। क्लियर है? नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन। 11 20 मीटर की ऊंचाई के टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है। देखिए 20 मीटर की ऊंचाई के टावर से बीस मीटर ऊंचाई का टावर है, उस टावर के शीर्ष पर यहां पर खड़ा लड़का एक पत्थर गिराता है। यहां से पत्थर गिराना है, जब पत्थर गिरा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग 0। वह वेग जिससे ये जमीन से टकराता है, कितने वेग से टकराएगा जमीन से? वेग निकालना है। जी का मान इसमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। कौन सा फॉर्मूला आऊंगा? v² बराबर u² प्लस 2gh। v² बराबर u तो 0 है, ये तो 0 हो गया,
2, जी की वैल्यू 10 और h 20, 20 दूनी 40, 40 दाई 400 और 400 का वर्गमूल ले लो 20, अर्थात इस जमीन पर टकराते समय इस पत्थर का वेग 20 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन 11वां, इस क्वेश्चन को फिर देखिए। एक व्यक्ति बस से 25 मीटर पीछे है। यहां व्यक्ति 25 मीटर पीछे है, सही है। जब बस 2 मीटर स्क्वायर के त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है 0, बस खड़ी थी, उसके बाद इसने धीरे धीरे एक्सीलरेटर देना शुरू किया, स्पीड बढ़ रही है, त्वरण कितना है इसका 2 मीटर स्क्वायर। तब व्यक्ति 10 मीटर के वेग से गति करना आरंभ करता है, नियत वेग से। किससे? 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलना प्रारंभ करता है। यानी कि कहने का अर्थ समझिएगा, ये बस और ये व्यक्ति चलना शुरू करते हैं एक साथ। व्यक्ति बस से 25 मीटर पीछे है, सही है। बस ने चलना शुरू किया, बस लगातार अपनी स्पीड को लगातार बढ़ा रही है, त्वरण है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है कि इसके वेग में हर 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाएगी। 1 सेकंड बाद वेग 2 सेकंड बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से। और ये एक नियत वेग से चल रहा है 10 के वेग से। आइए क्या करें, तो व्यक्ति को बस के बराबर आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा टी पूछ रही हो, यानी कि ये बस के बराबर। अब ये सोचिए, यहां पर आकर बस और व्यक्ति दोनों मिल गए, सही है। यदि मैं ये कह दूं आपसे कि व्यक्ति को इस दूरी तक आने में 30 सेकंड लगे, सही है, तो बस भी तो यहीं आ चुकी होगी। तो बताओ, बस को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा? ये समय, ये दूरी है, ये समय भाई साहब, समय में से दूरी घटा दोगे, नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताओ, अरे एक बात सुनो, मैं कुछ समझा दो। आप मुझसे 20 मीटर आगे हो, आप मुझसे 20 मीटर आगे हो, सही है। आप भी चलना शुरू करते हो, मैं भी चलना शुरू करता हूं, मैं आपको पकड़ूंगा, सही है। अब आप भागे, मैं भी भाग रहा हूं, जाहिर सी बात है। और यदि मैं आपसे 20 मीटर पीछे हूं और मैंने आपको 5 सेकंड के बाद पकड़ लिया, सही है। 5 सेकंड में मैं 100 मीटर चला, बताओ 5 सेकंड में आप कितना चले? 80। यदि मैं आपसे पूछूं कि 80 मीटर चलने में आपको कितना समय लगा, तो 80 और 100 मीटर चलने में मुझे 5 सेकंड, समय तो बराबर होगा। बस यहां है, लड़का यहां है, लड़का 5 सेकंड में इस बस को पकड़ लेता जब बस यहां आई, भले ही लड़का 25 मीटर पीछे था, तो बस को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? टी ही लगेगा, समय तो बराबर होगा। एक साथ ही चलना शुरू करे तो इसको भी कितना समय लगेगा? टी, सही है। अच्छा ये बताइएगा, यदि बस ने दूरी तय की x, बस ने कितनी दूरी तय की? x, कितने समय में? t सेकंड में। तो t सेकंड में लड़के ने कितनी दूरी तय की? 25 + x,
बात सही है। दूरियां तो अब देखिएगा, t सेकंड में लड़के द्वारा चली दूरी 25 प्लस x, और दूरी बराबर चाल गुणा, इसकी चाल कितनी है, ये तो एक समान चाल से चला है ना, 10, चाल गुणा समय कितना है t। अच्छा, अब जरा इस बस के लिए निकालो आप। बस द्वारा t सेकंड में चली दूरी, बस ने कितनी दूरी तय की, x। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। यदि किसी वस्तु की स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो तो हम गति के समीकरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस बस के लिए u का मान तो 0 था, ये तो 0 हो गया, क्या एस एक्स बराबर हाफ, ए का मान कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, सही है। 2 से 2 कट गया, x बराबर टी स्क्वायर। एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया और एक समीकरण ये आ गया। एक काम करते हैं, बस आप x का मान समीकरण 1 में रख दो, सही है। x का मान समीकरण 1 में क्या जाएगा, 25 प्लस टी स्क्वायर बराबर 10t, इसको इधर कर लो, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 बराबर 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 5 10। और वैसे भी देख लो, t माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। अंडर रूट ले लूँ तो t माइनस 5 बराबर 0 और t बराबर आ गया। ये तो आप पूछ रहे थे कितने समय में ये लड़का बस को पकड़ लेगा,